ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। और मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। और कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज ब्लड पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम रक्त को ख़त्म करेंगे दोस्तों, जल्दी से जल्दी। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें हम ब्लड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लड आपके शरीर में किस तरीके से जाना जाता है, इसका क्या काम है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ब्लड क्या होता है? ये आपके शरीर का एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, यानी कि आप इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो हमेशा किसी दो अंग को जोड़ने का काम करे। इस वजह से रक्त आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे हम परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं, इसे हम सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहते हैं। दोस्तों, ये पूरे शरीर में सर्कुलेशन करता रहता है, ये भी रीज़न है कि हम इसे सर्कुलेटरी टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे ब्लड में कौन कौन सी दो मेन चीज़ें ऐसी हैं जो पाई जाती हैं, क्या क्या मेजर ऐसा पार्ट है जो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमारे ब्लड में मौजूद रहती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली दो चीज़ हमारे ब्लड में पाई जाती है, एक होती है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स, यानी कि रक्त कणिका। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको रक्त कोशिका भी कह सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो बेसिकली दो पार्ट में ये मौजूद रहता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, ब्लड का काम होता क्या है, रक्त आपके शरीर में क्या करता है। तो ब्लड आपके पूरे बॉडी में दोस्तों बेसिक काम इसका यही है कि चीज़ों को इधर से उधर पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये आपके शरीर में जितना भी न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगा। आपके सेल से जो वेस्ट निकलेगा, जिसको आप नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं, उसको भी इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। हार्मोन को जहाँ भी पहुँचाना होता है उस हिसाब से ये उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, तो आप याद कर लीजिए। एक भाग जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग आपका जिसे आप ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, यानी कि आप जिसे क्या कहते हैं? रक्त कणिका भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की बात करेंगे दोस्तों, तो प्लाज्मा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपके ब्लड का क्या क्या काम होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने का काम ये करेगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे न्यूट्रिशन को आपके बॉडी में जगह जगह हर एक कोशिका में पहुंचाने का काम करेगा। तीसरा काम आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, यानी कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करेगा। हार्मोन को पहुंचाने का काम करेगा। आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा के रखेगा, यानी कि आपके शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र बना के रखेगा। आपके शरीर का टेम्परेचर भी ब्लड के वजह से मेंटेन रहता है। आपके ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए भी खुद आपका ब्लड ही जिम्मेदार है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ब्लड ही काम करता है, रक्त का थक्का जमने के लिए भी वही काम करता है। आपके बॉडी में वाटर का को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? ब्लड ही करता है, आपका रक्त ही करता है। ये सारा काम इसको मिला हुआ है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी में लगभग उसके वेट का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। हमेशा फीमेल्स में क्या होता है, क्योंकि उनका वेट कम होता है पुरुषों की अपेक्षा, तो उनका क्या होगा, हमेशा ब्लड उनके में कम पाया जाएगा। ब्लड में दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो क्या होती है? प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, ब्लड कार्पसल जिसको कि हम रक्त कणिका भी कह रहे हैं, उसमें आपके और कितने पार्ट आएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरबीसी आएगा जिसे आप कहते हैं लाल रक्त कणिका, और दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी आ जाएगा जिसे आप कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, और फिर उसके बाद आपका थ्रोम्बोसाइट आ जाएगा जो कि क्या करता है? थक्का जमाने में मदद करता है, या फिर आप उसको ब्लड प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा वाले भाग से। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों? प्लाज्मा कैसा होता है? ये बहुत ही लाइट येलो कलर का होता है, ये आप याद रखेंगे, येलो कलर का, पीले रंग का होता है। 55 से 60% भाग प्लाज्मा का ये कंटेन करता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें 90 से 92% इसमें वाटर पाया जाता है। अगर हम अकार्बनिक पदार्थ के हिसाब से देखें तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? NaCl मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा, और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने के लिए इसमें बहुत ही क्लियरली मिल जाती हैं।
उसके अलावा ये कैसा होता है आपका दोस्तों, ब्लड का, पूरा ब्लड का अगर हम पीएच देखें तो 7.35 पाया जाता है। तो बेसिकली प्लाज्मा में आपको पहली चीज़ याद रखनी है, रक्त का 55 से 60%, 90 से 92% वाटर, और बाकी प्लाज्मा वाले भाग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो आपके सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें उसके साथ मिक्स रहती हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी पाए जाते हैं दोस्तों, उन प्रोटीन के नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उन प्रोटीन के नाम है दोस्तों ग्लोब्यूलिन, आप लिख लीजिएगा, प्लाज्मा के पास ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। उसके अलावा इसके पास क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी इसमें मौजूद रहता है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन की बात करें दोस्तों और हम ग्लोब्यूलिन की बात करें तो बेसिकली ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, किस जगह पे बनते हैं, तो ये आपके लीवर में बनते हैं और फिर हमारे बॉडी के काम आते हैं, हमारे ब्लड का ही ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। प्लाज्मा में जो एक्स्ट्रा और चीज़ें मौजूद होती हैं वो है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, जिससे मिलकर के प्रोटीन बनता है, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, जिससे मिलकर के क्या बनता है, आपका फैट बनता है, और ग्लिसरॉल, जिससे कि ये भी आपका वसा बनाता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे प्लाज्मा वाले भाग के अलावा जो हमारा आरबीसी वाला पार्ट है उसमें और डब्ल्यूबीसी वाले भाग में क्या क्या पाया जाता है। आरबीसी को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, इसको हम दूसरे नाम में इरिथ्रोसाइट के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आरबीसी का शेप कैसा होता है हम यहाँ पे देख लेंगे। ये बाइकॉन्केव होता है, जिसे आप कहते हैं उभयावतल, उभयावतल शेप का होता है, यानी कुछ इस तरीके का आपको फ्लैट दिखाई देगा, जैसा कि आपको सबसे पहले फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, बहुत ही अच्छी सी जीआईएफ टाइप की इमेज आपको दिख रही थी। इस तरीके का कुछ आपका आरबीसी का शेप होता है, जैसा ये आपको दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम शेप जो है ना, ये आपका आरबीसी का होता है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आरबीसी के और भी बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो आप जानते हैं इसका जीवन काल 120 दिन इसका तो टोटल जीवन काल होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी 40 से 50 लाख प्रति घन मिमी संख्या पाई जाती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, बस एक लामा नाम का जीव होता है जिसके पास उसके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अपवाद के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आरबीसी को फॉर्म करने में मदद करती हैं, तो उसको फॉर्म करने में आपका प्रोटीन, आयरन, विटामिन और फॉलिक एसिड, ये मिलकर के इसको बनाने का काम करता है। ठीक है, आरबीसी की वजह से दोस्तों पीएच जो है 7.35 या 7.45 के आसपास आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों अभी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का मेजर काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों इसे श्वेत रक्त कणिका या फिर ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये ल्यूकोसाइट क्या करता है, ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं मौजूद होता है, इस वजह से ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं कलर में। ठीक है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, 10 से 13 दिन इनका जीवन काल टोटल पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का अगर आप प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार में आपको क्या क्या टाइप मिलेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसको आप कहते हैं अकणिकामयी। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिए, इसे हम अकणिकामयी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कणिकामयी। ठीक है, दो फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या हो गया, जो बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, कणों के फॉर्म में पाए जाएं। 3 ऐसी कोशिका होती है जो कणों के फॉर्म में पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। और जो बड़े बड़े सेल के फॉर्म में पाई जाती है, मतलब जो कणिकामयी नहीं होती है, वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, कभी भी आपको चोट लगेगी या आपको बुखार आएगा या कुछ भी होगा, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, न्यूट्रोफिल वहां पर पहुंच जाता है सबसे पहले। ठीक है, ये पहुंच के क्या करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करता है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल पीछे से पहुंचेगा, ये मदद करता है 2 चीज़ों के सिक्रीशन में। एक, ये हिपैरिन नाम का सब्सटेंस निकालेगा, यानी कि जहाँ पे भी आपको चोट लगी है या जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो जगह बहुत ज़्यादा उस पर असर ना आए, यानी कि उसके अंदर का रक्त का थक्का ना जमे, तो ये एंटीकोगुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने से रोकेगा। और दूसरा, बेसोफिल एक और चीज़ निकालता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन भी ये निकालेगा। हिस्टामीन से क्या होगा,
वहाँ पे जो रक्त कणिका, जो रक्त कैपिलरीज आ रही है, रक्त वाहिनियाँ आ रही हैं, उसमें क्या होगा, थोड़ा सूजन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी चोट लगता है या कभी आपको फीवर आता है तो सबसे पहले आपके शरीर में आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा जगह जगह पे सूजन, कालापन, ये सब हुआ है। तो जैसे कि कभी भी आपको चोट लगता है, किसी भी जगह पे इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल पहुंचता है। न्यूट्रोफिल वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देगा। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब हुआ, वहाँ पे प्रदाह की स्थिति उत्पन्न कर देगा, मतलब सूजन हो जाना, काला हो जाना, ये सारी चीज़ें ये उत्पन्न करेगा। पीछे से बेसोफिल पहुँचेगा, ये दो चीज़ वहाँ पे सिक्रीट कर देगा। एक हिपैरिन, जो थक्का ना जमे उसके लिए, जहाँ पे चोट लगी है उसके अंदर का जो पार्ट है वहाँ पे थक्का ना जमे, मतलब जिस एरिया में चोट लगी वहाँ तो जम जाए, पर उसके अंदर मान लीजिए अगर होल हो गया है तो पूरे बॉडी का थक्का ना जमे, उसके लिए ये वहाँ पे सिक्रीट करेगा इसको। और हिस्टामीन भी वहाँ पे निकलेगा। हिस्टामीन से क्या फ़ायदा होगा, हिस्टामीन से वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है रक्त वाहिनियों में सूजन हो जाना, ठीक है। वहाँ की रक्त वाहिनियाँ थोड़ी सी, सूजन भी नहीं कहेंगे उसको, हम कह सकते हैं वहाँ पे रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, ठीक है। रक्त प्रवाह को वहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे हल्की सी सूजन दे करके उसको बढ़ा देगा। इस्नोफिल किस लिए होता है दोस्तों, वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन देगा, मतलब कि वो जगह बहुत सेंसिटिव हो जाए, उस जगह पे आपको छूने पे या बहुत ज़्यादा पानी लगने पे या ऐसा कुछ भी होने पे आपको पता चले कि नहीं वहाँ पे जो है ना एलर्जी हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए ये इस्नोफिल काम करता है। तो इस्नोफिल सेल्स जिसके में बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, उसको इस्नोफीलिया भी हो जाता है। ऐसे लोगों को बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से सर्दी जुकाम, बीमार भी पड़ जाते हैं, तो वो इस्नोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें इस्नोफिल सेल बढ़ जाती है। तो कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो ये तीनों सबसे पहले पहुँचेंगे, जो WBC का ही एक रूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। सबसे पहले मोनोसाइट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मोनोसाइट एक ऐसी सेल होती है जो क्या करेगी, घूम घूम करके बैक्टीरिया को खाएगी, ठीक है, घूम घूम करके जीवाणु को खा जाती है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल भी वैसे ये काम करता है, पर उसके बाद ये मोनोसाइट पूरे बॉडी में घूम घूम करके बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। जिसे इस घूम घूम करके बैक्टीरिया खाने वाले पार्ट को हम मैक्रोफेजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, मैक्रोफेजिंग के नाम से जानते हैं। हम बात करें अगर लिम्फोसाइट की दोस्तों, तो ये लिम्फोसाइट एक ऐसी बड़ी सेल होती हैं जिसको हम कहते हैं किसी भी गैंग का जो सबसे बड़ा भाई होता है, लीडर होता है, उस तरीके से ये हैं। ये सब लोग काम करके हार जाते हैं तो लिम्फोसाइट पहुंचता है। दो तरीके की सेल इसके पास होती है, टी सेल और बी सेल। टी सेल क्या करेगा, ये अपने दुश्मन, आपके शरीर में आने वाले जो दुश्मन हैं, जिसको आप एंटीजन के नाम से भी जान रहे हैं, उनको ये क्या करेगा, पहचानने का काम करता है। हमेशा के लिए उनको पहचान लेगा कि वो कैसे दिखते हैं और अपने मेमोरी में रख लेगा, अपनी याददाश्त में रख लेता है। बी सेल हथियार बनाता है कि अब जो ये आया हुआ है इसको कैसे किल करना है, क्या करना है, उस सब का डिपार्टमेंट बी सेल का होता है। तो ये दोनों बातें दोस्तों आपको याद रखनी है WBC में, जितनी भी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी उसका जीवन काल आप जानते ही हैं, 10 से 13 दिन। अगर WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो कैंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आप ना याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। हम कैसे रक्त का जो वर्ग है, मतलब रक्त समूह है, उसके बारे में हम कैसे पहचान करेंगे। इसमें एक चीज़ रह गई है कि पूरे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि रक्त पूरे शरीर में कैसे प्रवाह करता है, उसके बारे में किसने बताया था, तो याद रखेंगे उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, विलियम हार्वे। उन्होंने ही पूरी ये बात जो है ना वो बताई थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको ये शॉर्ट नोट्स और ये फास्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसका यूज़ कर सके। थैंक यू सो मच।